हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एविएशन सेक्टर की, और उससे रिलेटेड मैं दो शेयर्स हैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आरपीके। तो पहले मैंने कंपेयर किया ग्लोबल लेवल पे। आरपीके क्या है? आरपीके जो एविएशन सेक्टर के कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे डिसाइड होता है कि एविएशन सेक्टर कितना चल रहा है, कितना उसमें वॉल्यूम और ट्रैफिक है। तो यू कैन सी कि जो नॉर्थ अमेरिका है दैट इज़ 23 है वहाँ, और 2019 में एंड 2022 में दैट इज़ 29। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो चंक है वो क्या है? एशिया पैसिफिक दैट इज़ 34, और राइट ना वो कितना है? 22 है ना, 2022 में। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2019 में ये एशिया पैसिफिक है, ये 34 है। आप यूरोप देखेंगे 27, और ये है 23 2019 में। तो आप इसमें एक चीज़ समझ सकते हैं कि एशिया पैसिफिक का ज़्यादा है आरपीके, मतलब देखा जाए तो कम्प्लीटली देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका से कम है। बट आप पॉपुलेशन वाइज देखें, ठीक है, यूरोप जो है सपोज 27 है ना, और यूरोप की पॉपुलेशन कितनी है? एक इंडिया के बराबर भी नहीं है, 70 करोड़ के आसपास उनकी पॉपुलेशन, 70-75 करोड़ के आसपास टोटल यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। और जबकि आप अगर एशिया पैसिफिक देखें जिसमें इंडिया और चाइना भी आता है, तो 200-250 करोड़ तो यही क्रॉस कर जाते हैं। तो उस हिसाब से कंपेरिजन करेंगे तो आरपीके बहुत कम है ना। एंड आप इसमें फिर यहाँ से देख सकते हैं, फिर ये कोविड का फेस आया, और उसके बाद ये 21-20 में ज़्यादा कंपेरिजन ठीक नहीं है, 22 में थोड़ा थोड़ा उभरा मार्केट, और अभी भी मतलब उस पेस पे जो 34 था उस पेस पे एशिया पैसिफिक नहीं आ पाया। अब ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जब ये 29 और 31 हम यूएसए और यूरोप से कंपेयर करें, देखो जो ये है मिडिल ईस्ट 9, 8, 6, 10, तो मिडिल ईस्ट का एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन टाइप का मार्केट अभी वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बहुत डाइसी हो गई है। कभी वॉर चल रहा है, कभी न्यू क्राइसिस डेवलप हो रहे हैं, रेड सी क्राइसिस हो गया, कभी कोई रिबेल हो गया, हाउदी रिबेल हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से इस मिडिल ईस्ट थोड़ा अनस्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन में चल रहा है ना। तो वहाँ का जो ग्रोथ रेट है वो उस पर ज़्यादा लोगों के बेड भी नहीं है इतनी ज़्यादा ग्रोथ के रेट पे। सेकंड आप देख सकते हैं जो येलो वाला पार्ट है वो लैटिन अमेरिका कैरिबियन, वो भी एक स्टैग्नेशन ग्रोथ पे चल रहा है। कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर लोगों को नहीं तो ऑब्जर्व हो रहा है ना राइट नाउ। सबसे आप सबसे लास्ट में देखेंगे वो जो ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू, दैट इज़ अफ्रीका। तो 2% के आसपास भी उनका आरपी के है। तो वहाँ तो आप जानते हैं कि एविएशन सेक्टर बहुत कम डेवलप है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप नहीं है, रोड नेटवर्क ही नहीं है, रेल नेटवर्क नहीं है। तो एविएशन सेक्टर तो बहुत बात की बात है। तो जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो यूएसए एंड यूरोप से कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो उसकी एस्पिरेशन क्या है कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की हो जाएं, तो हम इन्हीं से कंपेयर करें। अब इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो इनका आरपीके 29-31 है, और जबकि जो एशिया पैसिफिक है वहाँ देखिए कितना है, 22 है ना, 2022 में है। उससे ज़्यादा वो होगा, 19 का अगर ऑब्जर्व करें 34 होगा, लेकिन कोविड से पहले की भी देखें 34। तो उस समय कंपेयर करेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो आरपीके नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ये है कि एशिया पैसिफिक में एविएशन सेक्टर का अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है ना। इस ये पैरामीटर से हम देख सकते हैं। सेकंड, अब हम देखते हैं डोमेस्टिकली। तो नंबर ऑफ पैसेंजर देखते हैं इंडिया में कितने ट्रैवल कर रहे थे। देखो 2010 का अगर फिगर देखें तो 45 मिलियन डोमेस्टिक ट्रैवलर थे इंडिया में, ठीक है, और 12 मिलियन इंटरनेशनल थे, जो कि टोटल हो गए 57। उसके बाद हम देखें 2019 में जो 57 से टोटल देखिए डोमेस्टिक बढ़ गए 45 से 141, और इंटरनेशनल 12 से हो गए 26, ओके। एंड ये हो गया 57 से 167 टोटल हो गए, मतलब जंप कितना हो गया? 3 गुना से ज़्यादा का जंप कर दिया 9 साल के अंदर, ठीक है। अब आप ये समझिए 2010 से 2019 में लोगों की इनकम बढ़ी, जिस रेट से भी बढ़ी, पर आप कंपेरिजन करिए 19 से लेके और अगले 9 साल में, है ना, 2025 के बाद तक क्या लोगों की इनकम उस रेट से बढ़ेगी जो पहले बढ़ी थी? मैं कह रहा हूँ बल्कि ज़्यादा रेट से बढ़ सकती है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लोग टाइम्स बढ़ रहा है तो उस हिसाब से इंडिया की रेट भी बढ़ रही है ना। तो आप देखिए 167। अब हम 20, 21, 22 की अगर बात करें तो थोड़े कोविड अफेक्टेड ईयर्स थे, तो हम 23 देखते हैं सीधे। तो यहाँ पर 161 हो गया, और 167 2019 में था, मतलब अभी भी उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो उस लेवल को तो अचीव करना ही है, करेगी ही एविएशन इंडस्ट्री। साथ में आप देखिए ये जो 3 साल जो हो गए 20, 21, 20, 23, 4 साल में ग्रोथ तो बिल्कुल ही नहीं है ना। तो ये ग्रोथ अचानक से आएगी ही टाइम के साथ, 24, 25 इन सब में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स ये छोटा मोटा फिगर नहीं है, और 167, 161 ये आप देख रहे हैं ना, 95, 137, 141, मतलब डोमेस्टिक पैसेंजर 141 थे, 137 रह गए, 4 मतलब 4 का डिफरेंस है, पर 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोग, बहुत बड़ा फिगर है,
ठीक है। तो ये अभी तक नहीं पहुंचे क्योंकि कई अभी भी कई लोग अपनी जॉब में रिकवर नहीं हो पाए, जो पैसे का लॉस हो गया अभी भी कई लोग उससे रिकवर नहीं हो पाए, लेकिन अल्टीमेटली दे आर डूइंग एंड दे आर ट्राइंग, और धीमे धीमे वो उससे बाहर निकलेंगे और सिचुएशन फिर से वापस रिवर्सल के पॉइंट पर पहुंचेगी, प्री कोविड लेवल पर। अब हम देखते हैं कि इंडियन एविएशन सेक्टर की ग्रोथ के क्या क्या रीजंस है कि ग्रोथ वहाँ होगी। तो सबसे पहला है अंडर पेनिट्रेशन एंड फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। तो देखिए आप अगर नियम ऑब्जर्व करेंगे तो अभी भी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो भी बहुत कम परसेंटेज लोग यूज़ कर रहे हैं अभी भी, है ना। फ्लाइट से बहुत कम लोग जाते हैं। मेनली आप ट्रेन स्टेशन पे जाइए, कितनी भीड़ मिलेगी आपको, बहुत भीड़ है। पर मैं दूसरा बता दूंगा, आप आजकल एयरपोर्ट जाइए, एयरपोर्ट भी आपको सेम भीड़ मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोग जा रहे हैं, पर पेनिट्रेशन भी कम है। मतलब अभी आप देखेंगे तो एयरपोर्ट्स बहुत सारे एरियाज़ में अवेलेबिलिटी नहीं है। तो और सेकंड क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी को फ़्लाइट देखनी है तो आप बहुत लोग देखेंगे कि या तो वो बॉम्बे जाते हैं या दिल्ली जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट्स थोड़ी सी रेट ठीक पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, सस्ती पड़ जाती है। तो बाकी जो डिस्टेंस है पहले वो ट्रैवल करेंगे ट्रेन से। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आगरा से दिल्ली जाना है, दिल्ली से पकड़नी है तो आगरा या ग्वालियर का होगा कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो पहले वो ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाएगा, फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ता है, सस्ती भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक तो जो रीजनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ अगर है रीजनल एयरपोर्ट, एक तो बहुत ज़्यादा है नहीं, और जो हैं वहाँ क्या है, जो ट्रैफिक है वो कम है, तो उस वजह से फ़्लाइट्स महंगी हैं क्योंकि उनको ऑपरेशनल कॉस्ट भी निकालना है, वॉल्यूम इतना नहीं है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो लोग पहले का पैसेंजर्स कहाँ जा रहे हैं, पहले जो नियर बाय एयरपोर्ट है, जो बड़ा एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया, इन सब में जाते हो, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी पेनिट्रेशन बहुत बाकी है और इन सब में धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो पेनिट्रेशन जैसे से होगा फ्लाइट बढ़ेंगी। दूसरा डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स से क्या अंतर आ गया? डेमोग्राफिक्स से ये हो गया कि मतलब जितने ज़्यादा लोग हैं उनकी उतनी अर्निंग कैपेसिटी है। जैसे कि बहुत सारा हम लोगों के इकोनॉमिस्ट के भी बयान देख रहे हैं, गवर्नमेंट के भी देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा अर्निंग होगी, उतना जीडीपी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा पैसा आएगा, जितनी जीडीपी बढ़ेगी उतना पैसा आएगा और उतने ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, एयर ट्रैवल भी करेंगे। इसके अलावा मैं आपको दूसरा पॉइंट बता दूं कि जितने यंग लोग हैं उनकी हेल्थ ठीक रहेगी अगर, तो वो लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, वो फ्लाइट से भी ट्रैवल भी करेंगे अगर पैसा होगा। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एजेड होती चली जा रही है तो वो ट्रैवल करना अवॉइड भी करते हैं। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी कम से कम। दूसरा हम देखें कि रीजनल कनेक्टिविटी जो अभी एक प्रॉब्लम है इंडिया में, उसको भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसको भी दूर किया जाए। तो उड़ान जो स्कीम चालू करी है गवर्नमेंट ने, उसमें उनका टारगेट क्या है कि 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाएंगे अंडर उड़ान। छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स चालू हो गए हैं, जैसे आप देखेंगे जमशेदपुर से चालू हो गया है, ये बरेली, इलाहाबाद, इन सब से भी थोड़ी थोड़ी फ्लाइट जाने लगी। छोटे छोटे एरोप्लेन जो हैं वो जाने लगे हैं, कम सीट वाले हैं जिसमें ज़्यादा सीट्स भी नहीं होती हैं, लेकिन कनेक्टिविटी कर रहे हैं धीरे धीरे, तो दैट्स अ गुड साइन। थर्ड हम देखें कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे अमेज़ॉन और जोमेटो की भी अगर आप फिगर को देखेंगे और उनकी न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी कह रहे हैं कि जो हमारी डिमांड आ रही है, बहुत वाइब्रेंट डिमांड आ रही है टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ से। सेम इज़ हैपनिंग इन एविएशन इंडस्ट्री ऑल्सो, कि कोई अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से वहाँ से बहुत डिमांड आ रही है, बहुत तेज़ी में वो ग्रो कर रहे हैं। और अभी तो वहाँ का पैसेंजर क्या कर रहा है कि मेट्रो सिटीज़ में जा रहा है या क्लास ए सिटीज़ में जा रहा है और वहाँ से फ़्लाइट पकड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर यहाँ पर से लोग ट्रैवल जो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, पहले जो मेट्रो सिटीज़ में जाके पकड़ रहे हैं, जो लोकल लोग हैं वो भी कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे, क्योंकि एक हैबिचुअल और लोग उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाते हैं। जब एयरपोर्ट ही नहीं है तो लोग फिर अवॉइड करते हैं कि रहने दो, क्या करेंगे, ट्रेन से ही चले जाते हैं। लेकिन अगर अवेलेबल होता है तो कुछ लोग जिनकी कैपेसिटी है वो जाना भी शुरू कर देते हैं। तो ये भी अंतर आ रहा है धीरे धीरे। फोर्थ, गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर रखा है कि हमें एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ाना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी प्लान क्या है कि $1 ट्रिलियन खर्च करेगी अगले 5 साल के अंदर। सॉरी, डॉलर नहीं, रुपीज़ में बोलना है। $1 ट्रिलियन खर्च करेगी अगले 5 साल में। और उनका टारगेट क्या है, जो मेन एयरपोर्ट हैं वो 140 से 220 करने का टारगेट है, ओके, 2025 तक। और अगर ये सब ठीक ठाक इसका 50% भी गवर्नमेंट करती है ना, तो भी आप मान के चलिए एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त बूम करने वाली है। सेकंड हम देखें तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। आप इसी और एक अंदाज़ा लगाइए कि 600 एयरक्राफ्ट राइट नाउ 2023 में ऑपरेशनल हैं, ठीक है। और एस्टिमेटेड है कि अगले 2 डिकेड के अंदर इंडिया को 4000 एयरक्राफ्ट चाहिए। आप समझ सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री किस रफ्तार से कितनी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, ठीक है।
और इसका फ़ायदा डेफिनेटली लोगों को तो मिलेगी, और इससे रिलेटेड हम कुछ शेयर देखते हैं उनको कैसे मिल सकता है। तो पहला जो शेयर है वो क्या है, ताल, तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड। ये क्या है कि एविएशन इंडस्ट्री में वेरियस पार्ट्स, कंपोनेंट, सर्विसेज वगैरह देती है, ठीक है, एयरफील्ड वगैरह को एलाइड सर्विसेज भी देते हैं। पुणे बेस्ड इंडियन सीमलेस ग्रुप का पार्ट है और 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये आप इसकी शेयर प्राइस की रेंज देख सकते हैं। 2021 तक तो ये 50 रुपये से भी कम चल रहा था ये, ठीक है, आज 400 से ऊपर है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पहले ही बढ़ चुका है, 10 गुना से ज़्यादा ये तो है। प्रमोटर्स का लेकिन आप शेयर देखेंगे तो अभी भी कांस्टेंट बना हुआ है। मार्च 21 में भी 51% था, और दिसंबर 2023 में देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो 51.23%। तो ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स नहीं, और 1994 से अभी तक मतलब इसको 30 साल से ज़्यादा हुए कंपनी को इंडस्ट्री में बनी हुई है, इंडस्ट्री में काम भी करी। मैंने ये जो 2 शेयर्स लिए हैं वो इसलिए भी लिए हैं कि मैंने ये सब नहीं लिए कि जो फ्लाई कर, जैसे इंडिगो वगैरह हो गए, ये सब मैंने इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि देखिए जो इंडियन एविएशन सेक्टर है बहुत कॉम्पिटिटिव है, और बहुत सारे यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी कंपनियाँ मिलेंगी जो बहुत दिग्गज कंपनियाँ थी वो ख़त्म हो गई। जैसे किंगफिशर देख लो आप, जेट एयरवेज देख लो, है ना, एक और चलती थी वो डेक्कन करके कोई एयरवेज फ़्लाइट थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि क्या थी, वो भी बंद हो गई। तो इंडिया में बहुत सारी मतलब फ़्लाइट्स जो ऑपरेटिंग कंपनीज थी वो बंद हुई, इसलिए मैंने वो इंडस्ट्री ली हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं। जैसे ये तनेजा हो गया, 30 साल से चल रही है, जो कि एक गुड फैक्टर है हमारे लिए, ठीक है। और एफआईए ने भी इन्वेस्टमेंट किया, फिर निकले, फिर दोबारा री इन्वेस्ट भी किया है, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। मार्केट कैप कितना है इसका, लगभग 1000 करोड़ के आसपास। बुक वैल्यू कितनी है, 44 रुपये, और अभी करंट कितना चल रहा है, 401। तो है तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है, और पिछले 1 साल के अंदर 263% का रिटर्न दे चुका है। 3 साल में देखेंगे तो 130% का। क्या क्या सर्विस देता है भाई, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हेल्प करता है कि मेंटेनेंस वगैरह, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है उन सब में हेल्प करता है। इसके कस्टमर कौन कौन से हैं, HAL है, DRDO, और ये इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, विक्रम साराभाई, ये सब इसके कस्टमर्स हैं। इन्होंने कुछ एक्विजिशन करने की भी कोशिश की, और अभी इनका एग्रीमेंट भी है जो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है उसके साथ, है ना। और साथ ही साथ इनका एयरस्पेस इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी ये लोग एग्रीमेंट में है। दूसरे जो शेयर की बात करें वो है टाल एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये एविएशन इंडस्ट्री में है, और एयरक्राफ्ट चार्टर सर्विसेज, जो एयरक्राफ्ट चार्टर देते हैं, जो यूएस में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में अब जैसे जैसे HNI बढ़ रहे हैं, लोगों को पैसे आ रहे हैं, बिजनेस भी बढ़ रहे हैं, तो लोग इन सर्विसेज का भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट चार्टर भी देता है, और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलरिंग भी कर देता है आपकी रिक्वायरमेंट को। एंड जिस एयरपोर्ट से जाना है उस एयरपोर्ट से ले सकता है, उधर जिधर छोड़ना है उधर छोड़े, मतलब पूरा टेलर्ड है इनकी सर्विसेज। और सिक्योरिटी भी देखते हैं अपने पैसेंजर्स को। एंड डी मर्जर भी हुआ था पहले USA की कंपनी, मतलब इंक्लूड सॉरी, वो जो थी फर्स्ट एयरवेज, उसके साथ ये कंबाइन थी, फिर इसको डी मर्जर हो गया बाद में। एक इनका एक्सीडेंट भी हुआ था 2020 में, ठीक है, जो इनका चार्टर प्लेन टाइप का था जिसकी कैपेसिटी कम थी, 7 पैसेंजर थे, वो उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। हालांकि इनको उसका इंश्योरेंस भी। और इनका जो रेवेन्यू आ रहा है 100% अभी तो इंजीनियर डिज़ाइन से ही आ रहा है, केवल सर्विसेज से, और चार्टर जो सर्विस है उससे भी इनका बिल्कुल रेवेन्यू नहीं आ रहा है। इनकी कुछ सब्सिडीज़ भी हैं, साथ ही साथ इनकी बाकी कुछ इनकम जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं जो सब, उन सब से भी कुछ रेवेन्यू आ रहा है। मतलब हालांकि चार्टर सर्विस अभी इतना फुली ऑपरेशन वे में नहीं दे पा रहे हैं। सेकंड, जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप टू कस्टमर से केवल 28%, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और एक होली ओन सब्सिडी थी ओवरसीज़, जो फर्स्ट ईयर में हमने बात की, वो पूरी तरह रिजॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अभी भी इस कंपनी में 6.2 करोड़ का मतलब लाइबिलिटी है इसके ऊपर, कस्टम ड्यूटी मैटर के ऊपर। तो अभी ये कंपनी थोड़ा सा, मैंने बताया, ये इसके नेगेटिव पॉइंट है, तो हमको रिसर्च भी करनी है पूरी इस बारे में। अब देखेंगे, अब देखते हैं चार्ट पैटर्न इसका। 500 के नीचे प्राइस था इसका फरवरी 21 के आसपास, तो इस समय कितना है इसका, 3000 के आसपास पहुंच चुका है, 3300 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मतलब। इसका भी आप मार्केट कैप देखेंगे 931 करोड़ के आसपास है ना। करंट प्राइस कितना है, 2988। बुक वैल्यू कितनी है, 464। ये भी कम से कम 10 गुना तो नहीं, पर फिर भी काफ़ी अच्छा इसका वो चल रहा है। आप देखें करंट प्राइस से, मतलब मेरे ख्याल से 4 6 4 7 4 8, मतलब 8 गुना के करीब तो चल ही रहा है ना, वो 10 गुना चल रहा था। और इसने भी 1 साल के अंदर 90% का रिटर्न दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो प्रमोटर्स का शेयर भी कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन दिसंबर 2023 में थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा शेयर भी बढ़ गया ना शायद। एफआईआई का देखोगे तो एफआईआई की एंट्री हुई है, उनका शेयर पैटर्न भी बढ़ा है। डीआई के भी शेयर पैटर्न देखेंगे तो आप डीआई की भी एंट्री है। तो मतलब एंट्री तो एफआईआई डीआई की इसमें है। ये शेयर्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है पहली बात किसी भी प्रकार की कि आप इसको खरीदिए या बेचिए। ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया, आप अपनी रिसर्च करिए और एनालाइज करिए, उसके बाद ही आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।